हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स, हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, फर्स्ट यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। कोर्स का टाइटल आपको पता है। इसमें हमको मेनली केमिकल डायनेमिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इतना पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। इसका पहला लेक्चर आपको मिल गया है, आप लोग देखे भी होंगे उसको। जो लोग नहीं देखे हैं तो पहला लेक्चर जरूर देख लें, तभी ये आज का समझ में आएगा। उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में हमको असल में क्या पढ़ना रहता है, और रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको डील किए थे उसमें। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मेन टॉपिक आज का यही है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट होता है रिएक्शन का, उसको अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें 6 से 7 फैक्टर हमको पढ़ना है। और उससे पहले कल के जो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है आपको। बाकी मेन टॉपिक आज का फैक्टर अफेक्टिंग ROR। ROR मतलब जो लोग कल का क्लास किए होंगे उनको पता होगा। ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ROR पूरे इस वाले चैप्टर में लास्ट तक यही यूज करेंगे। तो उससे पहले 2 लाइनें, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखे कैसे, कैसे सीखते, फिर आप कुछ भी जीत सकते हो। इसलिए सीखने की अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाइए। चीजों को सीखना बहुत ही कठिन भी होता है और आसान भी होता है। जब एक बार अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तो जल्दी जल्दी से आप सीखते रहते हो। तो सीखना बहुत ही आवश्यक है। सीखने की जो आपकी जिज्ञासा है, प्रवृत्ति है, उसको बढ़ाइए। ठीक, तो आज का मेन टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया। उससे पहले न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। यह न्यूमेरिकल कल वाले ही टॉपिक पे बेस्ड है और बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे इसको देख के शायद सोल्व भी कर लिए होंगे। जो नहीं कर पाए उनको मैं बताऊंगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक, N2O5 आप पढ़े होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ते हो। उसमें 5 होते हैं मेनली। NO होता है, NO2 होता है, N2O3 होता है, N2O5 होता है, N2O4 भी होता है। ठीक, तो ये 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसी का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। प्रारंभिक सांद्रता 2.33 मोल पर लीटर। आफ्टर 184 मिनट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, और कितनी हो जाएगी 2.08 मोल पर लीटर। फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो ये है आपका क्वेश्चन। आपको कंसंट्रेशन N2O5 की दे रखी है। ये रिएक्शन आपको हेल्प के लिए दी गई है कि इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। अब इसमें N2O5 की आपको दी हुई है कंसंट्रेशन। तो स्टार्टिंग में इतनी कंसंट्रेशन थी। 184 मिनट बाद, जब ये रिएक्शन 184 मिनट चली, उसके बाद में चेक किया गया तो ये जो N2O5 है, कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में बदल गया होगा ना। इतने टाइम में, इतना सारा टाइम दिया हुआ है, तो इसकी सांद्रता कम हो गई होगी, कंसंट्रेशन घटा होगा, तो लास्ट में बचा इतना। तो इस अभिक्रिया की रेट क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने बताया था रेट लॉ लिखने के लिए किस तरह से हम रेट का इक्वेशन लिखते हैं। मान लो कोई भी रिएक्शन थी, इसी का हम लिखेंगे रेट लॉ। तो रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको बोल देते हैं R एवरेज, ठीक, इज इक्वल टू 1/2। मैंने कहा था 1/2 करोगे, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना रहता है। और क्योंकि ये रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, तो इसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि इसकी टाइम के साथ एक यूनिट टाइम में इसकी सांद्रता या कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, घट रही है, इसलिए माइनस लगाएंगे। फिर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। फिर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2, क्योंकि O2 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, 1 2 3,
कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। अब 1 से इसको डिवाइड भी करोगे तो उस पर कोई फर्क आने वाला है नहीं। तो इस तरह से हम लिखते थे एवरेज रेट। ये एवरेज रेट लिखने का इक्वेशन है। जो लोग कल का क्लास किए होंगे उनको पता है, नहीं पता है तो आज समझ लीजिए। इस तरह से हम लिखते हैं। एक और आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि H2 प्लस I2, अब इससे मिलकर बन रहा है 2HI। अब आपको पता होगा, आप कह रहे हो कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब इस तरह से एरो लगता है, लेकिन हमको यहाँ प्रोडक्ट बनाने की बात है। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स में हम सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम सिंगल एरो यूज करेंगे, सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका अगर हमको रेट लिखना है तो रेट लिखेंगे एवरेज रेट इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करो या वैसे ही लिखो, बात तो वही है। 1 से भाग देने पे भाई कुछ बदलेगा तो है नहीं, तो इस सीधा हम लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ H2, लेकिन आगे माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ I2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और इसका लिख देंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ HI का। तो इस तरह से हम लिखते हैं एवरेज रेट का इक्वेशन। अब ये आपको पता है तो आपको एवरेज रेट निकालनी है। अब एवरेज रेट निकालना है तो ये जो एवरेज रेट है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके और इसके। मतलब इन तीनों में से किसी का भी अगर हम मान पुट कर देते हैं तो एवरेज रेट निकल आएगी। ये सब आपस में बराबर है तो किसी का भी मान रख दे। अब समस्या ये है, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको किसकी दे रखी है, सिर्फ N2O5 की, तो आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक, हमको फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो यहाँ पे NO2 की तो कोई सांद्रता दी नहीं रखी, लेकिन अभी हम आपको जुगाड़ बताएंगे किस तरह से निकलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, आपको डरना नहीं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज रेट इज इक्वल टू -1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक, N2O5। अब कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन देखो, ये ब्रैकेट लगा है ना, इसका मतलब N2O5 की कंसंट्रेशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो थी उतनी रखना है। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आप रखोगे डिवाइड बाई यहाँ पे dt भी आएगा, सॉरी, क्योंकि ये रेट है ना, तो यहाँ पे d लगेगा और यहाँ पे dt लगेगा, मतलब कितने टाइम में हुआ। रेट एक सापेक्षिक चीज है ना, रिस्पेक्टिव चीज है, तो इसमें जो है हम डेल्टा टी से इसको डिवाइड भी करते हैं। तो इसका जब आप मान रखोगे तो 1/2 और इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, आगे डी लगा हुआ है, मतलब डेल्टा लगाओ या डी लगाओ, तो डी डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इसका कितना है 2.08 और इनिशियल इसका है 2.33 बटे 184। अब ये मिनट में दिया हुआ है 184 मिनट, तो आपका जो ये रेट निकल के आएगा वो मिनट में आएगा। आपको सेकंड में निकालना हो सकता है, तो इसको आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में पुट करोगे। ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, घंटे में पूछा है, मिनट में या सेकंड में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मिनट में आपका आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर मिनट, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाला कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, और नीचे है टाइम, तो टाइम भी नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लीटर मिनट आ जाएगा, मोल पर लीटर मिनट। तो ये आपका निकल के आ गया। अब बात आती है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कैसे निकालें, ये वाला कैसे निकालें, क्योंकि NO2 का कुछ दिया हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जो कंसंट्रेशन है N2O5 की वो किसके बराबर है 1/4 NO2/dt, कंसंट्रेशन ऑफ NO2/dt। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस इक्वेशन को इधर हम लिखेंगे किस तरह से 1/2 -1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5/dt इज इक्वल टू कितना है 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2/dt। ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्यों ना हम इसका मान लिख दें और इसका NO2 का प्रोडक्शन जितना हो रहा है निकाल ले, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है।
तो वो क्या है, ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का पूरा मान रखेंगे। अब इसका मान कितना निकल के आया है 6.79 इज इक्वल टू, अब इस 4 को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि हमको ये नहीं निकालना है, हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ये है, तो जब हम इसको निकालेंगे तो इस 4 को उधर ले जाना पड़ेगा। जब 4 को इधर लाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इतना तो आपको मैथमेटिक्स आता ही है, जब इधर से कोई चीज़ इधर लाओगे तो अगर ऊपर होगी तो नीचे चली जाएगी, अब नीचे से इधर लाओगे तो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt, और इस 4 को इधर लाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो ये मैंने समझाया है इसलिए इतना टाइम लग गया। आप अगर सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो पूरा टाइम बचा ही है ना, एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको। कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो अगली हेडिंग लगाएंगे आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक। और आज मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको लास्ट में दूंगा जो कि आप लोगों को ग्रुप पे सेंड करना है लगा के उसके आंसर। अभी से जब प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, वरना फर्स्ट ईयर के जैसे कि केमिस्ट्री नहीं है इस बार, सब टफ चीज़ें हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस की रेट आपको बढ़ानी पड़ेगी, वरना रेट ऑफ रिएक्शन में आपकी रेट अगर बढ़ी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हेडिंग लगाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में लिखेंगे अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, इसमें फर्स्ट फैक्टर जो है उसको हम लिखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति कैसी है, इस पे डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट है आपका अभिकारक, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है। इसमें जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था वेरी फास्ट रिएक्शन का। ठीक है, तो पहला मान लो अगर कोई आयोनिक रिएक्शन है, कोई आयोनिक रिएक्शन है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि NaCl प्लस AgNO3, ये है सिल्वर नाइट्रेट और ये क्या है सोडियम क्लोराइड, आप लोग जानते ही हो। तो ये आयनिक फॉर्म में होगा, ये प्लस माइनस। ठीक, इससे क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट। किस कलर का होता है मैंने कहा था, कोई लोग अभी तक नहीं बताया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या बनेगा यहाँ से NaNO3। ठीक, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। अब यहाँ देखो नेचर डिपेंड कर रहा है, अगर रिएक्टेंट का नेचर आयोनिक हुआ तो रिएक्शन का रेट बहुत ही फास्ट होगा, इसीलिए ROR है। अगर आयोनिक रिएक्शन की हम ROR की बात करें तो ये वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट, बहुत ही तेज गति से होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, वो पहले से आयनिक फॉर्म में हल्का सा इंटरेक्शन है, जैसे ही दोनों आयनिक फॉर्म में होंगे घुल मिल के आपस में बस घुलना मिलना है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव से, ये नेगेटिव पॉजिटिव से, तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आयतन इधर जब जा रही तो कम हो रहा है। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छे से और डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक, तो ये तो हो गई है। दूसरा इसी में अगर हम बात करें कोवैलेंट रिएक्टेंट की, कोवैलेंट रिएक्टेंट हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक, मतलब संयोजी अभिकारक अगर है तो उसमें, इसमें भी एग्जांपल आपको करवा चुके हैं हम कल। N2 + 3H2, इससे क्या बन रहा था 2NH3,
अमोनिया। तो इसमें क्या हो रहा था, नाइट्रोजन इस तरह से 3 बॉन्ड से बंधा हुआ है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आपस में इस तरह से एक बॉन्ड से बंधे हुए। यहाँ पे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन इस तरह से बंधे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब आयनिक फॉर्म में अलग अलग पहले से ही है तो बस खाली अट्रैक्शन करना है उसमें। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर नए बॉन्ड बनेंगे। यहाँ एन बंधा हुआ एच, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और वहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन। तो यहाँ के ब्रेक होंगे और ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा नाइट्रोजन में, फिर बनेगा अमोनिया। तो एक व्यक्ति खुद किसी को छोड़ के दूसरे के पास जाने में थोड़ा टाइम तो लेगा ना, तो यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट ही तो है। ये इसके कंपैरिजन में इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो प्रकृति है अभिकारक का वो निर्भर करता है। ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है। इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना आपको आ सकता है। कोई एक आयोनिक रिएक्शन होगी और बहुत सारी इसमें मतलब अलग अलग टाइप की होंगी रिएक्शंस। उसमें आपसे पूछेगा कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आता है, एमसीक्यू टाइम में भी बनता है। तो ये क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। और बीच में जो भी टाइम टेकिंग, लेकिन यहाँ कोई टाइम वाइम नहीं लगता है रिएक्शन होने में, ये सेकंडों में हो जाती है। मैंने आपको बताया था 10⁶ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि होमोजीनियस रिएक्टेंट जो होते हैं, होमोजीनियस रिएक्टेंट, इनके रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है हेटेरोजीनियस से, हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट से, ठीक। होमोजीनियस का मतलब समांगी अभिकारक, समांगी अभिकारक, और ये है विषमांगी, विषमांगी अभिकारक, ठीक। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की गति की बात कर रहे हैं। अगर सभी रिएक्टेंट होमोजीनियस हैं, होमोजीनियस मतलब एक समान, जितने मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही स्टेट में हो। ये कैसे हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है, बन रहा है वो भी गैस है। तो ये होमोजीनियस है। कैसा, होमोजीनियस रिएक्टेंट है, दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो इसके रेट ज्यादा होगी। मान लो एक गैसियस फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में, तो उसके रेट इसके कंपैरिजन में कम हो जाती, या फिर लिक्विड लिक्विड दोनों हो या ठोस ठोस हो, मतलब समान समान जब होंगे। होमोजीनियस का रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा ग्रेटर होता है हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, इसको आप लोग पहले नोट करिए, मिटाता हूं फिर बताता हूं। हर कौन नोट करेगा, जब जरूरत होगी फिर से लेक्चर देख लेंगे। भाई देखो, जो नोट्स आप अपने आप बनाओगे वही आपको काम देंगे। जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। साथ साथ अगर आप नोट करेंगे तो आपका फ़ायदा डेफिनेटली होगा ज़रूर, ठीक। तो इसी में एक अगला पॉइंट हम बताते हैं आपको। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो आपका उत्पाद बन रहा है, अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट की रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। मान लो जैसे कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन का जो रेट होगा बहुत ही फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अच्छे से समझो, ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये जितना ही कम स्टेबल होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी, ये जितना कम स्टेबल होगा, मतलब ये अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन तेज होगी, या फिर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्टेबल स्थायी होना चाहिए, तब रेट का रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल आप लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप कई बार पढ़े हो, जैसे कि CH3COOH और दूसरा है HCOOH। एक और ले लेते हैं जैसे कि CH2COOH और यहाँ पे लगा हुआ है एक Cl, क्योंकि एक H कम है ना। ये तीनों एक ही जैसे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं। इनका जब आप डिसोसिएशन कराओगे तो ये डिसोसिएशन भी इनका रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय, मतलब ये दोनों ओर को प्रोसेस होते हैं। लेकिन हम बताए हैं आपको कि केमिकल काइनेटिक्स में हमको सीधे प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसका डिटर्मिनेशन करना है। तो इसमें जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये आप कोलेराउस वाले लॉ में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमको कोलेराउस लॉ भी पढ़ना है, शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह एक यूनिट है उसमें हो। इसको जब आप तोड़ोगे तो ये क्या बनाएगा, H प्लस और यहाँ पे Cl CH2COO माइनस प्लस H प्लस। अब इसमें देखो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। अब ये 3 रिएक्शन दे दी गई, एक और इसी में कोई भी मैं लगा दूं, बहुत सारी हो सकती है ना। इसमें आपसे पूछेगा कि किसकी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपको देखना होगा कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कौन सा स्टेबल है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ तक कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। वैसे तो माइनस चार्ज किसी भी स्पीसीज पे हो वो अनस्टेबल होता है। कोई भी ऐसी प्रजाति स्पीसीज जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, अगर कोई भी चार्ज हो निगेटिव या पॉजिटिव, तो वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। कोई नहीं चाहता कि हमारे ऊपर चार्ज रहे, सब चार्ज को ख़त्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फैक्टर लगाओगे, ठीक। वो फैक्टर क्या होगा, आपको पता है कि ये जो CH3 है ये प्लस I ग्रुप में आता है, प्लस I शो करता है। इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़े हो, प्रेरणिक प्रभाव, उसमें पूरी सीरीज पढ़े होगे, किसका प्लस I होता है किसका माइनस I। तो ये क्या करता है, प्लस I होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, कार्बन से पहुंचेगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन सोचता है कि हमारा माइनस चार्ज कम हो जाए तो हम स्टेबल हो जाए। ये और ज़्यादा ऑक्सीजन पे दे रहा है निगेटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबल हो गया। इसी तरह से यहाँ देखें तो ये जो हाइड्रोजन है ये रेफरेंस पॉइंट होता है, ये जनरली पूरी केमिस्ट्री में रेफरेंस में ही रहता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करते हैं तो वहाँ भी इसका 0 होता है ना, तो ये रेफरेंस के जैसे यहाँ भी इस सीरीज में भी काम करता है, ना ही इसका पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ऐसे ही काम चलाता है, बढ़िया है, सही है। बात करते हैं Cl का, तो इसका होता है माइनस I इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, निगेटिव होता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से कम होने लगेगी, ये इधर को बढ़ेगी। और ऑक्सीजन क्या चाहता था, यही सोचता था कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो हम थोड़ा स्टेबल हो जाए, चार्ज कम हो जाए, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कन्वर्ट होने में ज़्यादा होगी रेट। अगर इसका मान लो नंबर 1 2 करके पूछ ले, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक। आपसे बताएं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन का, तो आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा थर्ड वाला जो होगा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बीच वाला बीच में आ जाएगा, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट मान लो अगर अनस्टेबल है तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा तेज होगा, इसको आप नोट करिए। फिर अगली हेडिंग लगाइए, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट।
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड फैक्टर है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन नहीं है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की भौतिक अवस्था, अभिकारक की भौतिक अवस्था। हिंदी वाले बच्चे बहुत बोलते हैं सर हिंदी में भी पढ़ाया करिए, इसलिए अभिलाषा सबकी पूर्ण करने की कोशिश है। इसमें फिजिकल स्टेट में क्या है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है गैस का, उसके बाद में आएगा आपका लिक्विड, फिर लास्ट में आता है सॉलिड। क्योंकि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे, जो रिएक्शन होते हैं इसके लिए एक कोलिजन थियरी आई थी। कौन सी थियरी? कोलिजन थियरी। कल भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात किए थे और लास्ट तक इसमें हम बात करते रहेंगे, ठीक है। कोलिजन थियरी ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बोलते हैं संघट्ट सिद्धांत या संघट्टवाद, संघट्टवाद, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जितना ज्यादा तेज गति से वो कोलाइड करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे, ठीक, झुम 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 घूम रहे हैं, जैसे कि मान लो ये डिब्बा है एक, ठीक, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल सब इस तरह से बिखरे पड़े हैं। तो गैस आपको पता ही है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। कैसे? रैंडम मोशन फास्ट होती है इनकी, ठीक है। इस तरह से जुम 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 घूम रहे हैं चारों ओर, इधर उधर इधर इधर घूम रहा है, कोई इधर इधर इधर। तो इसमें जो है पार्टिकल की, ये जो मॉलिक्यूल है गैस के, आपस में कोलिजन करने की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है, और जितना ज्यादा तगड़े से यहाँ पे कोलिजन होगा उतने ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। तो गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा रैंडम मोशन होती है। लिक्विड अगर है तो लिक्विड का कम होता है। अगर बात करें हम ठोस की, तो ठोस के मॉलिक्यूल तो इस तरह से चिपके होते हैं ना, इस तरह से। मान लो इसमें ये गैस का मॉलिक्यूल ए था और ये था बी, तो इन दोनों के लड़ने की टेंडेंसी, ये मान लो ए है और ये बी है मॉलिक्यूल, इस तरह से चिपके हैं, तो ये जल्दी लड़ेंगे या ये तो ठोस है, ठोस का मतलब समझते हो, ऐसे पड़े हैं चुपचाप, और ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोलिजन करने की फ्रीक्वेंसी हाई है, प्रोबेबिलिटी भी हाई है, प्रायिकता। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है गैस। अगर गैसियस रिएक्टेंट है, अभिकारक आपके गैसीय अवस्था में है, तो उसका रेट बहुत ही फास्ट होगा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड इसमें जो फैक्टर आता है वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मतलब जो अभिकारक है, अभिकारक के जो सरफेस एरिया है, सतही क्षेत्रफल, वो जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट भी उतना ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा एरिया ऑफ रिएक्टेंट, एरिया ऑफ रिएक्टेंट, उतना ज्यादा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। जितने ज्यादा उसमें एरिया होगा रिएक्टेंट का, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। मतलब जैसे कि मान लो मम्मी ने आपको दूध पीने के दिया 1 गिलास, ठीक, एक छोटा सा कप, और इसमें आपका है मिल्क, क्या है, मिल्क भरा हुआ है। अब इसमें आप चीनी डालना है, आपको चीनी डाल के पियोगे ना, तो चीनी, बड़े बड़े ट्यूब हैं चीनी के, इस तरह से, ठीक, जो रेस्टोरेंट वाली होती है ना चीनी, मोटी मोटी वाली। तो इसको सीधा जब आप डालोगे, और दूसरी आपके पास ये ऑप्शन है कि इसको आप तोड़ लो, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ लो, छोटे छोटे में, इस तरह से तोड़ लो। तो इन दोनों में से डालोगे तो कौन सा पहले घुलेगा? ये वाला पहले डिजोल्व हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसका एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ गया है। इस रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट ही तो है, मिल्क से जाके रिएक्शन करेगा, उसमें घुल जाएगा, तो ये एक प्रकार से रिएक्टेंट है। इसकी एरिया बढ़ गई क्योंकि ये जो पूरा क्यूब है, बड़ा सा दाना होगा जो चीनी का, उसके जो अंदर के मोलिक्यूल होंगे वो डायरेक्ट मिल्क के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। जैसे ही आपको मिल्क में जैसे चीनी को डालोगे आप, तो उसका जो बाहर का सतही एरिया है वही तो डायरेक्ट मिल्क के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल होंगे वो नहीं आएंगे। जब इसको आप तोड़ दोगे तो इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल भी रिएक्ट करेंगे, मतलब सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो समझने की बात है, देखो बीएससी की बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, आपको पता है, कई सारे टीचर पढ़ाते हैं। आप लोग नोट्स के लिए कहते रहते हो, देखो नोट्स से क्या होता है, आप बुक भी पढ़ सकते हो, बुक में सारा नोट्स है, नोट्स हम देंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं, एग्जाम से पहले जरूर देंगे, हर सब्जेक्ट का देंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ है सीखना। आप अच्छे से चीज़ों को सीखो, प्रैक्टिकली सीखो। ये केमिस्ट्री है, साइंस पढ़ रहे हो आप, साइंस में आपको प्रैक्टिकली जितना अच्छे से आप सीख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा आगे चलकर। जब आपका कंसेप्ट ही वीक रहेगा तो आप नोट्स को क्या करोगे भाई। मान लो बीएससी में किसी तरह से आप रट के ले भी आए, वैसे भी इसमें रट के नहीं ला पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपसे, एक भी न्यूमेरिकल आप नहीं सोल्व कर पाओगे, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जितना मैं बताऊंगा उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा। रटने वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, रट के आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए सारी चीज़ें सीखना है। तो जिस तरह से हम रिएक्टेंट की जब सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो उसका जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो डिजोल्व होने की इसकी टाइम है घट जाएगा, ठीक, डिजोल्व हो जाएगा, किसमें मिल्क हो या आपका कोई भी सोलवेंट हो, ठीक, जिसमें आप घोल रहे हो, ठीक, जिसमें घोल रहे हो, तो इसको नोट करिए। फिर अगला इसमें इफेक्ट आएगा लाइट इंटेंसिटी, ठीक। बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, प्रकाश अभिक्रियाएं, इसमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगला फैक्टर है इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थर्ड है फोर्थ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। अब देखो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुकें पढ़ता हूँ ना, इसीलिए तो मुझे दोनों चीज़ें आती हैं। और आप लोग हिंदी वाले कहते हो सर हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ाइए, अरे सब सीखो ना, क्या दिक्कत है। जब आप ये इंग्लिश सीख सकते हो तो हिंदी क्यों नहीं सीख सकते। जिस तरह से हिंदी को सीखे हो वैसे ही साथ साथ इंग्लिश को भी सीखो, आदत डालो, धीरे धीरे आएगी आपको। तो ये जो प्रकाश की तीव्रता है, जैसे कि आपको पता है कुछ रिएक्शंस फोटोकेमिकल वाली होती है, ठीक। सम रिएक्शंस आर फोटोकेमिकल, ठीक, या लाइट रिएक्शन बोल सकते हो आप उसको, लाइट रिएक्शन। फोटोकेमिकल में कहने का मतलब, फोटो का मतलब फोटोन है, क्या है, फोटोन। आप इससे पहले जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि पढ़े नहीं होते तो यहाँ तक आए नहीं होते। फिजिक्स में आप जगह जगह फोटोन पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी फोटोन पढ़े हैं आप, जो एटम वाला चैप्टर रहता है उसमें पढ़ते हैं हम फोटोन। तो फोटोन क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा क्लोरीनेशन, जैसे कि ये है मेथेन और प्लस Cl2, तो क्लोरीनेशन होगा यहाँ पे, यहाँ से क्लोरीन निकल के यहाँ पे चिपकेगा और यहाँ से H निकलेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl प्लस HCl। अगर ये कंट्रोल्ड वे में हो रहा तो, वरना सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा CCl4, ठीक। तो अगर कंट्रोल करा रहे हो तो मेथिल मिल जाएगा, मेथिल क्लोराइड, वरना ये आगे भी प्रोसेस होता रहेगा। तो इसमें आपको पता है H न्यू लिया जाता है, मतलब फोटोन। क्या लिया जाता है, फोटोन। असल में जो इसका मैकेनिज्म होता है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, वो होती है फ्री रेडिकल, ठीक, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल्स
प्रोड्यूस होते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। ये जो Cl2 है, इस पे जब लाइट पड़ेगी, इस तरह से फोटोन गिरेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, 2 Cl के मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े हैं। तो ये यही रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी जितना फास्ट होगी, लाइट इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम बढ़ जाएंगे। जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोनों के इकाई समय में गिरने की जो नंबर है, संख्या है, वो भी बढ़ जाएगा। और जब फोटोन ज्यादा जल्दी गिरने लगेंगे तो फ्री रेडिकल जल्दी प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा फ्री रेडिकल बनने लगेंगे, रिएक्शन ज्यादा तेज हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसकी, वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है सिर्फ उन रिएक्शन के लिए जो फोटोकेमिकल हैं या लाइट रिएक्शंस हैं, मतलब जिस रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो पांचवा हमारा फैक्टर है, फिफ्थ फैक्टर है कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये लाइट इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हो ROR के, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा ना। ये बढ़ता वो घट रहा होता तो इन्वर्सली हो जाता। इतना तो आप लोगों को आता ही है। अगला इसमें फैक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैटलिस्ट। आपको पता है जो कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं, उसके मैकेनिज्म हमको पढ़ना है। तो डिटेल मैकेनिज्म इसकी हम अरेनियस इक्वेशन वगैरह में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी फैक्टर आपको बता रहे हैं कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो पांचवा फैक्टर आप लगाएंगे इसमें कैटलिस्ट, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको उत्प्रेरक। असल में उत्प्रेरक क्या करता है, ये रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिसको हम EA से डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए कि इस तरह से एक मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक। अब ऊपर जो है एनर्जी रखा हुआ है, एनर्जी वाई एक्सिस में। एनर्जी मतलब समझ रहे हो, ऊर्जा। हाँ भाई, इतना तो सबको पता है। तो इस तरह से हम ऊर्जा को प्लॉट किए हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने रिएक्टेंट, इधर जो है एनर्जी रखी हुई है, और यहाँ पे है प्रोडक्ट, ठीक। तो देखो एनर्जी किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कितनी है, एनर्जी कम है। किससे, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट की एनर्जी देखो कितनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। अगर यहाँ वैल्यू रख दी जाए 1 हो, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अब किलो जूल हो या कुछ भी हो, जूल में ही तो ऊर्जा रखेंगे, ठीक है। जूल में, किलो जूल में, किलो कैलोरी में, जैसे आप जो यूनिट चाहें। तो ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे इसकी 2 है और इसकी 3 है। जूल मान लेते हैं, जूल में रखा है, एनर्जी इन जूल। तो इसकी 2 जूल है, इसकी 3 जूल, मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा है। अब रिएक्टेंट को बदलना है प्रोडक्ट में, तो ये सीधा ऐसे नहीं बदलता है। इसके लिए क्या होता है, ये इस तरह से जाता है। आप ग्राफ इसका खूब अच्छे से पढ़े होंगे। एक पहाड़ चढ़ के फिर जाता है यहाँ, ठीक। तो ये पूरा पहाड़ चढ़ना है। असल में ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये यहाँ तक जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पहुंच पाएंगे, उतने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। अगर आप इसमें कैटलिस्ट यूज करते हो, क्या यूज करते हो, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। जैसे ही आप इसमें उत्प्रेरक डालोगे तो ये क्या करेगा, किस तरह से रेट बढ़ाएगा, ये क्या करेगा कि इसकी जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो कम कर देगा। पहले इतनी थी, अब इतनी कर देगा। मतलब अगर इतनी ही एनर्जी पा गए मॉलिक्यूल ये, तो कम हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, ठीक। जब आप कोई भी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट यूज करोगे
तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, तो यहाँ तक मैक्सिमम मॉलिक्यूल जाएंगे। देखो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें कोलिजन हो रहा होगा, अब टक्कर से उनको एनर्जी मिलती है। जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से वो ऊपर की ओर कूदते हैं, और कूद के अगर यहाँ तक पहुँच गए तो प्रोडक्ट बन जाएंगे, वरना फिर इसी में गिरेंगे। तो अगर एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी जाए और मॉलिक्यूल उतने ही तेज भड़ाक भड़ाक लड़ रहे हैं, तो यहाँ तक आने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी ना, यहाँ तक तो बहुत सारे लगभग मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। इसीलिए जब एंजाइम प्रेजेंट होता है, मतलब कैटलिस्ट या उत्प्रेरक होता है, तब रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो इस तरह से कैटलिस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक, कैटलिस्ट जैसे कि इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि SO2 है, SO2 प्लस O2, इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो यहाँ से SO3 बनता है ना, ऑक्सीजन लेते हो SO3, ये संपर्क प्रोसेस है। ठीक, संपर्क प्रोसेस जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, उसमें स्टेप आता है। तो इसमें कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है NO को आप यूज करोगे तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO। जितनी ज़्यादा NO की आप सांद्रता, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, उतनी ज़्यादा फास्ट ये रिएक्शन होगी। ठीक, इसका रेट बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा और मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि वही अमोनिया वाला N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3, अमोनिया बना रहा है। ये रिएक्शन ऐसे ही चल रहा हो तो बहुत स्लो होता है। अगर आप इस पर Fe डाल दो, मतलब फेरस, लोहे की छीलन डाल दो अगर इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होने लगती है, क्योंकि ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। तो आपको बहुत हाई लेवल में नहीं ले जाना चाहता हूँ। मान लो छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े होंगे इसके, ठीक, फेरस के। अब फेरस 2 प्लस में होगा, 3 प्लस में होगा, कुछ भी हो, इसमें अट्रैक्शन होगा तो इस तरह से नाइट्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे। इस नाइट्रोजन में इस तरह से बॉन्डिंग होगी ना, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये Fe से जुड़ जाएगा। ये मॉलिक्यूल किसका है, ये Fe का है, तो ये है लोहा। ये नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ने लगेगी, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी जुड़ने लगेगा। तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, जब यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड वीक होने लगेंगे, तो ये टूट जाएंगे, ये इससे जुड़ जाएगा। और असल में होना तो यही है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाए, अमोनिया बन जाएगा। तो ये आंदर पांदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और जुड़ते रहते हैं। तो थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें हैं, सरफेस केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, लेकिन आप जितना भी याद रख सको उतना ही अच्छा है। तो यहाँ जब Fe यूज करोगे एज अ कैटलिस्ट, तो इस रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसमें कैटलिस्ट के अलावा वर्धक भी होते हैं, ठीक है, मॉर्डेंट जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको अगर यूज करो, जैसे कि इसमें मोलिब्डेनम यूज किया जाता है। अगर Fe यूज किया तो रेट बढ़ेगा ही, अगर मोलिब्डेनम डाल देते हो इसमें तो इसका रिएक्शन का रेट और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। बाकी इसका प्रेशर और टेम्परेचर भी होता है कुछ स्पेसिफिक, जिसपे रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये हमारा 5वां फैक्टर था, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। इसको आप नोट करिए। फिर अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 फैक्टर हैं जिनका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। लेक्चर की लेंथ हो गई है 43 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा देख रहा था मैं, सही शूट हो रहा है नहीं, शूट तो सही से हो रहा है। तो अगली हेडिंग लगाएंगे इसमें। 6वां फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। आपको पता है ये जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, हमेशा बढ़ती ही है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बढ़ती है, लेकिन घटती कभी नहीं है, घट भी जाती है। अब रिएक्शन डिपेंड करती है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन में, ठीक। तो जो 6वां इसका फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर को हम T से डिनोट करते हैं। ये जो है टेम्परेचर, हिंदी में ताप बोलते हैं। जितना ज़्यादा इसको इंक्रीज करोगे, ठीक, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तब क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। जनरली इसका जो है एक नियम भी है, लॉ है, कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर लगभग 2 से 3 टाइम्स
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस रेट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 2 से 3 टाइम्स, मतलब 2 से 3 गुना रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उदय देते हैं अलग अलग, मतलब जैसे कि मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही थी, इसको हम 90 डिग्री सेल्सियस कर दे बढ़ा के, तो रिएक्शन का रेट कितना हो सकता है। उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, जो आपका इस तरीके से मैच कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है उसको कहाँ पढ़ते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन में, मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक, अर्हेनियस इक्वेशन, ये हमारा पूरा सेपरेट लेक्चर एक अलग रहेगा इस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इसका इक्वेशन आप अभी से ध्यान रख के चलिए। इसका इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू A इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और आपका जो आर है ये है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ठीक, के ये कांस्टेंट है, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट है, ये आप जानते ही हो, वही लॉग वाला ई है, लॉग ई वाला। ठीक, तो इस तरह से अर्हेनियस इक्वेशन भी आगे पड़ेगा, जो कि टेम्परेचर को बताएगा किस तरह से ये इफेक्ट करता है। हालांकि आपको इतना याद रखना है, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारा लास्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन, और एक प्रेशर भी आता है, जो कि हम गैसियस रिएक्शन के लिए आगे पढ़ेंगे। आज वाले में लास्ट एक बचा हुआ है, 7वां फैक्टर है, हेडिंग लगाएंगे कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता। ठीक, सांद्रता, कंसंट्रेशन। फैक्टर नंबर 7, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो जनरली क्या होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा, सामान्यतया। जब सामान्यतया बोला जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं एक्सेप्शन इसमें अपवाद जरूर होगा। ठीक, तो ये जनरली जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जैसे कि जब हम रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाएंगे, मान लो ऐसे समझो आप, जैसे कि कोई ए था और बी था, इसकी रिएक्शन होके सी बना रहा था, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, कई बार बताए हम, ये है प्रोडक्ट। ठीक, तो इसकी जब सांद्रता बढ़ेगी तो उस बर्तन में जब सांद्रता बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल की संख्या भी बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो उसके कोलाइड करने की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक, और ये प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनाने लगेंगे। जैसे जैसे इसकी सांद्रता कम होती जाएगी रिएक्टेंट की, वैसे वैसे रेट घटता जाएगा। ये भी लिख लीजिए, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाएगा। ठीक, मतलब जब यहाँ पे कुछ टाइम बाद ये रिएक्शन जब वो काफ़ी प्रोडक्ट बना लेगी तो यहाँ पे रिएक्टेंट की मात्रा बहुत थोड़ी रह जाएगी, तब रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होने लगेगी। अगर आप फिर से रिएक्टेंट की उसमें बढ़ा दिए कंसंट्रेशन तो फिर रेट उसका बढ़ जाएगा। तो जनरली ऐसा देखा गया, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कंसंट्रेशन को पूरा लिख देते हैं ना, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो घट जाता है। कई बार ऐसा देखा जाएगा कि आप ए को बढ़ाए और बी को कांस्टेंट किए, तो इसको बढ़ा दिया 2 गुना, तो ये भी हो गया 2 गुना, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर आप इसको बढ़ाए 2 गुना और ये घट गया, मतलब ये इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे और ROR पे नो इफेक्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अनचेंज रहेगी, वैसे ही रहेगी।
कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब बढ़ाओगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ अलग अलग पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि कई सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं ना, कभी एक भी हो सकता है, कभी एक से अधिक हो सकते हैं। जनरली 2 या 1 ही होते हैं। 3 वाली मोलिकुलरिटी में आपको बताएंगे कि जब 3 मोलिक्यूल आ जाते हैं रिएक्टेंट तो उतना इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता है प्रोडक्ट बनने के लिए। इसलिए जनरली या तो 1 रिएक्टेंट या 2 रिएक्टेंट वाली रिएक्शंस अच्छे ढंग से होती हैं। ठीक, तो इसमें या तो एक पे डिपेंड करे या दूसरे पे डिपेंड करे या दोनों पे डिपेंड करे या दोनों पे ना करे या एक पे ना करे या किसी पे ना करे, ये अलग अलग इसके बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस केमिकल काइनेटिक्स में आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा संभवतः वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हो और मोलिकुलरिटी पे हो सकता है। तो आई होप आपको आज की चीज़ें सभी समझ में आई होंगी। अगर आई हैं समझ में तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।